नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बायोलॉजी में एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये वर्गीकरण क्या है। दोस्तों जीव विज्ञान के जब पहले चैप्टर के बारे में कभी हम सोचते हैं कि पहला चैप्टर कौन सा होना चाहिए तो हम नाम लेते हैं क्लासिफिकेशन या जीवों का वर्गीकरण। दोस्तों इसलिए हम लोग सबसे पहले वर्गीकरण को जानने से पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो जीव विज्ञान शब्द है ये कहाँ से लिया गया है। और यकीन मानिएगा यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, क्योंकि मेरा अपना जो सिद्धांत है वो ये है कि मैं आपको वही चीज़ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, वही चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, वही चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो। फालतू चीज़ों की तरफ मेरा ध्यान कभी जाता ही नहीं है दोस्तों। अब प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से यही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमको क्या पढ़ना है। मतलब जो किताबें आपके पास है, जो क्लास आप करते हैं, उस क्लास के माध्यम से आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए, आपके सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए क्या ज़रूरी है ये महत्व रखता है। और मैं उससे भी ज़्यादा कुछ ज़रूरी मानता हूँ तो ये कि उसमें से क्या चीज़ छोड़ना है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये जानते हैं जीव विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है। कीवर्ड्स के माध्यम से दोस्तों यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा, बाकी आप नोट्स क्रिएट करिएगा तो मेरे शब्दों को सुन करके क्रिएट करने का प्रयास करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए जीव विज्ञान शब्द यानी कि बायोलॉजी, बायोधन लॉजी। बायो का अर्थ होता है लाइफ यानी कि जीवन, बायो का अर्थ होता है लाइफ यानी कि जीवन, और लोगी जो शब्द है दोस्तों ये लोगोस शब्द से मिलकर के बना हुआ है। लोगोस ग्रीक भाषा है, ग्रीक लैंग्वेज है, और इस ग्रीक लैंग्वेज में इसका मतलब होता है स्टडी। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें कि जीव विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होगा तो लाइफ स्टडी यानी विज्ञान की वह शाखा जो हमें जीवन के बारे में अध्ययन कराने का कार्य करती है, जीवधारियों के बारे में अध्ययन कराने का कार्य करती है, उसको हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो हमें लाइफ के बारे में स्टडी कराती है। ठीक दोस्तों, और कहाँ से ली गई है, ग्रीक लैंग्वेज से ली गई। एक चीज़, अब सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो 384 से 322 ईसा पूर्व अरस्तु जी ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द को प्रयोग में लाया था, लेकिन अरस्तु साहब क्रमबद्धता के साथ इसका अध्ययन करने में नाकाम थे। हालांकि जीव विज्ञान का अगर जन्मदाता के तौर पे देखा जाए तो हम प्रसिद्ध ग्रीक वैज्ञानिक, ग्रीक दार्शनिक अरस्तु साहब को ही मानते हैं, लेकिन अगर आधुनिक जीव विज्ञान के जन्मदाता के रूप में देखा जाए, ये प्रश्न ग्रुप डी के रेलवे परीक्षा में पूछा भी गया है, मैंने देखा है इसको कि आधुनिक जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन हैं, तो याद रखिएगा दो वैज्ञानिक इसमें आते हैं, लैमार्क फ्रांस के और ट्रेविरेंस जर्मनी के। यानी कि लैमार्क और ट्रेविरेंस साहब 1801 में जीव विज्ञान की पूरी तरह से क्रमबद्धता के साथ अध्ययन किए और इसको पूरे व्याख्यात्मक रूप में बताने का प्रयास किया, डिटेल में बताने का प्रयास किया। इसीलिए ट्रेविरेंस और लैमार्क साहब को आधुनिक जीव विज्ञान के जन्मदाता के तौर पे भी देखा जाता है, माना जाता है। थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि जब ये जीव विज्ञान होता है यानी कि बायोलॉजी, तो इसको दो भागों में बांटते हैं। एक को हम बोलते हैं जूलॉजी और दूसरे को हम बोलते हैं बॉटनी, यानी कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि देखिए जूलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं।
यानी ऐसे जीवधारी का अध्ययन करते हैं जो अपना भोजन स्वयं ना बना करके किसी दूसरे जीवधारी पर डिपेंड होकर बनाते हैं। और इसके जन्मदाता भी अरस्तु साहब ही हैं, याद रखिएगा दोस्तों इसको, इसके जन्मदाता भी अरस्तु साहब ही हैं। अब दोस्तों देखिए, ये जो बॉटनी है यानी कि वनस्पति विज्ञान, इसमें हम मुख्य रूप से वनस्पतियों का या पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, यानी ऐसे जीवधारियों का अध्ययन करते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी हो। इसके अंतर्गत अगर हम जाएंगे तो इसके जन्मदाता थियोफ्रिस्टस साहब, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहता। उनको ये तो मालूम रहता है जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है, अरस्तु, लेकिन आधुनिक जीव विज्ञान के जन्मदाता के तौर पे जब उनसे क्वेश्चन किया जाता है तो वो भूल जाते हैं। जब उनसे वनस्पति विज्ञान के बारे में पूछा जाता है कि इसके जन्मदाता कौन है तो वो भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा, आधुनिक जीव विज्ञान के जन्मदाता लैमार्क और ट्रेवेरेंस साहब हैं। 1801 में इन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान को व्याख्यात्मक रूप में प्रदर्शित किया, इसलिए इनको आधुनिक जीव विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। जबकि थियोफ्रिस्टस साहब को बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा कि ये जो आधुनिक जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, क्या इसके तुरंत बाद ये क्लासिफिकेशन की प्रक्रिया आ गई? नहीं दोस्तों, ये क्लासिफिकेशन की जो प्रक्रिया थी ये बहुत पहले ही एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस साहब बहुत पहले ही अपने एक किताब, अपने एक पुस्तक के माध्यम से, जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, हिंदी में लिख देता हूँ, जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, के माध्यम से जीव विज्ञान को डिटेलिंग देने का प्रयास किया। लेकिन चूंकि इन्होंने लंबा समय लगा दिया, उससे पहले ट्रेवेरेंस और लैमार्क साहब का सिद्धांत प्रकाशित हो गया, इसलिए इनको जीव विज्ञान का जन्मदाता कहा जाने लगा। लेकिन जब इस सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के माध्यम से उन्हीं जीव जंतुओं को जिनके बारे में लैमार्क और ट्रेवेरेंस ने अध्ययन किया था जीव विज्ञान में, उनको समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित किया, तो इस पद्धति को नाम दिया गया वर्गीकरण। और वर्गीकरण शब्द से जब प्रश्न बनता है कि वर्गीकरण विज्ञान के जन्मदाता के तौर पे किसको माना जाता है, या आधुनिक वर्गीकरण के जन्मदाता के तौर पे किस वैज्ञानिक को माना जाता है, तो हम हमेशा लिनियस साहब को ही लेते हैं। यानी कि जीव विज्ञान का डिटेलिंग के साथ स्टडी करने में जितना योगदान लैमार्क और ट्रेवेरेंस साहब का रहा, उससे लगभग ज़्यादा योगदान कैरोलस लिनियस साहब का रहा। क्योंकि अगर जीव विज्ञान में कैरोलस लिनियस साहब ने क्लासिफिकेशन की पद्धति को ना अपनाया होता तो शायद आज जीव विज्ञान का अध्ययन कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन, उतना ही नामुमकिन था जितना कि डॉन को पकड़ना। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बनता है कि वर्गीकरण विज्ञान के जन्मदाता कौन है, तो याद रखिएगा कैरोलस लिनियस। इन्होंने 1753 में अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के माध्यम से ये बताया कि जो अलग अलग गुणधर्मों वाले जीव जंतु हैं या फिर समानता असमानता के आधार पर जीवों की पहचान करके उनको एक वर्ग में रखा जाए, और जब एक वर्ग में रखा जाएगा तो इस पद्धति को वर्गीकरण नाम दिया। दोस्तों कभी कभी प्रश्न पूछता है कि इस वर्गीकरण का अध्ययन हम किस शाखा में करते हैं, तो कुछ लोग जीव विज्ञान मारते हैं, क्योंकि हम जीव विज्ञान में क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, जीव विज्ञान तो सही है, जीव विज्ञान में हम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो जीव विज्ञान है इसकी एक और शाखा है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकरण। वर्गीकी में ही इस वर्गीकरण का हम अध्ययन करते हैं। कभी कभी इंग्लिश में पूछ लिया जाता है कि टैक्सोनॉमी क्या है।
टैक्सोनॉमी क्या है? तो टैक्सोनॉमी एक ऐसी शाखा है जिसमें जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। और टैक्सोनॉमी के जन्मदाता भी कौन हैं भाई? कैरोलस लीनियस साहब ही। दोस्तों इसी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में ही कैरोलस लीनियस ने जीवधारियों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया और किया भी। इन्होंने जीवधारियों को दो वर्गों में विभाजित किया। पहले को हम पादप जगत के रूप में जानते हैं, दूसरे को हम जंतु जगत के रूप में जानते हैं। पादप जगत में इन्होंने सभी प्रकार के स्वपोषियों को लिया। स्वपोषियों का मतलब ऐसे जीवधारियों को लिया जो अपना भोजन स्वयं बनाते थे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते थे, जैसे कि पेड़ पौधे वनस्पति। और जंतु जगत के अंतर्गत इन्होंने जंतुओं के लिया। और जंतुओं के अंतर्गत मनुष्य से लेकर वो सभी जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे जीवधारी पर डिपेंड होते हैं। दूसरे जैसे कि सपोज करिए वनस्पतियों पर डिपेंड करते हैं, जीव जंतुओं पर डिपेंड करते हैं। दोस्तों ये हैं जंतु जगत जो परपोषी के अंतर्गत आते हैं, और ये पादप जगत हैं जो स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ही समय के बाद इसका व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन होने लगा और पाया गया कुछ ऐसे छोटे छोटे जीव भी हैं जिनको हम देख नहीं सकते। इनमें से कुछ प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इनमें से कुछ प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। कुछ जीव तो ऐसे हैं जैसे कि बैक्टीरिया, जिनमें एक कोशिका पाई जाती है लेकिन वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। फिर अध्ययन में आया कि कुछ जीव ऐसे हैं जैसे कि यूग्लिना, अमीबा, एंटमीबा, पैरामीशियम, जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है लेकिन ये एक कोशिकीय होते हैं। अब वैज्ञानिकों का जो माइंड था वो राउंड करने लगा, दिमाग घूमने लगा। अध्ययन करते 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 लगभग 150 वर्ष बीत गए। उसके बाद एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वाहिटकर। 1969 में इन्होंने जीवधारियों को 5 जगतों में बांटने का प्रयास किया। थोड़ा सा दोस्तों गला मेरा बैठा हुआ है, टंग प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आज मेरी जुबान थोड़ी सी फंस रही है। तो ये मत सोचिएगा कि सर हकला रहे हैं, तो दोस्तों मैं बिल्कुल भी हकला नहीं रहा हूँ, टंग थोड़ा सा फंस रहा है क्योंकि गला बैठा हुआ है। तो दोस्तों वाहिटकर साहब ने इन्हीं जीवधारियों को 5 जगतों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया और किया। अब वो 5 जगत कौन कौन से थे? लीनियस साहब द्वारा प्रतिपादित किए गए पादप जगत और जंतु जगत को ले करके 3 और जगतों को इनसे पहले जोड़ने का इन्होंने प्रयास किया। आइए चर्चा कर लेते हैं। पहले में इन्होंने बैक्टीरिया वगैरह को रखा, जिसको इन्होंने नाम दिया जगत मोनेरा या किंगडम मोनेरा। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं मैं ये भी बताऊंगा आपको। दोस्तों इस जगत मोनेरा के अंतर्गत इन्होंने सभी प्रकार के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को रखा, जिसमें मुख्य रूप से जीवाणु, माइकोप्लाज्मा वगैरह आते थे। आपको बता दूं कि जो जीवाणु होता है, जीवाणु का जो सबसे छोटा रूप होता है उसको हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। इसी प्रकार जो विषाणु है, विषाणु का जो सबसे छोटा रूप होता है उसको वायराइड कहते हैं। जैसे आजकल कोरोना आया है, ये कोरोना भी वायराइड का ही एक रूप है। याद रखिएगा दोस्तों, कोरोना भी वायराइड का ही एक रूप है। आजकल कोविड-19 चल रहा है दोस्तों, जो काफ़ी तबाही मचाया हुआ है पिछले 4-5 महीनों से पूरे विश्व में। लेकिन आपको बता दूं कि इससे पहले कोविड-18 था। ये कोविड-18 क्या था दोस्तों? सामान्य तौर पे गले का खराश आना, सामान्य तौर पे सर्दी खांसी होना, ऐसी जो प्रॉब्लम होती थी हम कहते थे बैक्टीरिया के कारण होती थी। वायरस, वो वास्तव में वायरस रहते थे। और कौन से वायरस रहते थे? कोविड-18 रहते थे। कोविड-18 बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता, बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं होता,
लेकिन ये जब बढ़ गया, कोविड-19 हो गया, तो उससे लगभग 1.5 लाख ज़्यादा गुना खतरनाक हो गया ये। इसीलिए अभी तक इसके वैक्सीन्स नहीं बने। कुछ देश दावा तो कर रहे हैं, कुछ लोग दावा तो कर रहे हैं, लेकिन अभी बन नहीं पाया। तो दोस्तों ये कोविड-19 जो है वायराइड है, यानी कि विषाणु का सबसे छोटा रूप, याद रखिएगा। और ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? जगत मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा क्लियर कर दूं दोस्तों कि जो सबसे पहले जीवाणु के अध्ययन को प्रयोग में लाए थे उन वैज्ञानिक का नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जीवाणु शब्द को प्रयोग में लाने वाले वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक साहब थे, याद रखिएगा। कभी कभी प्रश्न बनता है कि दही के जीवाणु का क्या नाम है, तो याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है ये दही का जीवाणु होता है। आइए दूसरे भाग में चलते हैं दोस्तों। दूसरा भाग है जगत प्रोटिस्टा। इसमें सभी प्रकार के यूकैरियोटिक एक कोशिकी जीव को रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में सभी प्रोकैरियोटिक एक कोशिकी जीव को रखा गया, लेकिन इसमें सभी यूकैरियोटिक एक कोशिकी जीवों को रखा जाता है। जैसे कि यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, एंटमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरे नंबर पर दिया गया है कवक जगत, यानी कि किंगडम फंगी। अब फंगस के अंतर्गत ईस्ट आते हैं, कवक आते हैं, ये सारी चीज़, राइजोपस आते हैं, ये सारी चीज़ें आते हैं जिनका जो पोषण होता है वो मुख्यतः अवशोषण के द्वारा होता है। ये मृतोपजीवी होते हैं या परजीवी होते हैं। अब परजीवी या मृतोपजीवी का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे सूक्ष्म जीव या छोटे जीव जो किसी दूसरे जीवों के शरीर पर निवास करते हैं और वहीं से अपना पोषण करते हैं, या सड़े गले हुए जीवधारियों के शरीर में या शरीर पर वास करके वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों को मुख्यतः हम कवक जगत के अंतर्गत रखते हैं। तो दोस्तों याद करिएगा, ये यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव होते हैं। छोटे तो होते हैं लेकिन बहुकोशिकीय होते हैं और किसी दूसरे जीवधारी के शरीर के अंदर या बाहर वास करते हैं। ये हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। पादप जगत और जंतु जगत के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों। पादप जगत के अंतर्गत सभी प्रकार के स्वपोषी जीव रखे जाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जो मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और जंतु जगत के अंतर्गत सभी प्रकार के परपोषी जीव रखे जाते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जीव पर डिपेंड करते हैं या उनसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। और ये 5 जगत का जो वर्गीकरण है कब प्रतिपादित किया गया? 1969 में। किसने किया? वाहिटकर साहब ने किया। किसके मद्देनज़र किया? लिनियस साहब के जीवधारियों के वर्गीकरण के माध्यम से ये संभव हो सका। इसीलिए वाहिटकर साहब को आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के जन्मदाता के अंतर्गत नहीं देखा जाता, क्योंकि आधार प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक लिनियस साहब ही थे। अतः आधुनिक जीव विज्ञान और जीव विज्ञान के वर्गीकरण के जन्मदाता के तौर पर भी कैलोलस लिनियस साहब को ही माना जाता है, देखा जाता है। आपको बता दूं कि ये जो कैरोलस लिनियस साहब थे, जो इन्होंने पुस्तक लिखा सिस्टेमा न्यूट्री, इसके माध्यम से इन्होंने एक पद्धति बनाया। जीवधार अलग अलग देश हैं, वहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जरूरी नहीं कि सभी देशों के लोगों को इंग्लिश आए हैं, इसलिए इन्होंने एक नाम के ऐसे पद्धति का निर्माण किया जिसके आधार पर पूरे विश्व में किसी विशेष जीवधारी को पहचाना जा सके। और आइए इस द्विनाम पद्धति के बारे में हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर आपको लेके चल रहा हूँ।
दोस्तों ये जो द्विनाम पद्धति है, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता भी कैरोलस लिनियस हम माने जाते हैं। सिस्टेमा नेचुरी के माध्यम से इन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया, द्विनाम पद्धति। अब दोस्तों इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि जो जीवधारी होते हैं, हर जीवधारी का दो नाम रखा गया। इसमें से पहला नाम उसके वंश को प्रतिपादित करता है, प्रदर्शित करता है, दूसरा नाम उसके जाति को प्रदर्शित करता है। इसमें से सबसे पहले मनुष्य के बारे में देख लीजिए। मनुष्य का नाम रखा गया होमो सैपियंस, ये इसका जीव वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस टोटल नाम को, दोनों नाम को मिला करके हम कहते हैं जीव वैज्ञानिक नाम। और यहाँ से अक्सर करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में प्रश्न देखने को मिलते हैं। जीव वैज्ञानिक नाम ये वंश और जाति के आधार पर रखा जाता है। तो मनुष्य का जीव वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, मेढक का जीव वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना, गाय का जीव वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। इसको नोट करते जाइएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न अक्सर करके देखने को मिलते हैं। बॉस इंडिकस, मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका, और 5वें नंबर पे लिख लीजिएगा शेर का जीव वैज्ञानिक नाम फेलिस लियो। इसके अतिरिक्त आप बिल्ली का, कुत्ते का जीव वैज्ञानिक नाम याद कर लीजिएगा। दोस्तों ये तो था मुख्य रूप से जो जीवधारियों में जंतु थे। अब कुछ वनस्पतियों की तरफ आपको लेकर चलता हूँ, भावनाओं को समझिएगा। यहाँ पे मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। देखिए वनस्पतियों के अंतर्गत अगर मैं, चलिए यहाँ पे 6वां नंबर में कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मटर। मटर का जीव वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम। 7वें नंबर पे आप आ जाइए, सरसों का जीव वैज्ञानिक नाम, सरसों का जीव वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। दोस्तों एक और आपको बता देता हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे जीव वैज्ञानिक नाम हैं। आप प्रीवियस पेपर को देखिएगा, वहाँ पे कौन कौन से और नाम हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। वैसे जो महत्वपूर्ण मुझे लगते हैं, जहाँ से प्रश्न बनने की आशंकाएं होती हैं, उसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया। एक और आपको बता देता हूँ, आम मैंगीफेरा इंडिका। दोस्तों ये कुछ जीव वैज्ञानिक नाम हैं जिसमें किसी भी जीवधारी का दो नाम होता है, जिसके आधार पर उसके जाति और उसके वंश की पहचान की जाती है। और इसके प्रतिपादक भी कैरोलस लिनियस साहब ही थे, जिसमें उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी के माध्यम को ही अपनाया था। यानी कि सिस्टेमा नेचुरी में जो इन्होंने वर्गीकरण के लिहाज से अपने सिद्धांत बनाए थे, उसी सिद्धांत को इसमें उन्होंने लागू किया था, ताकि किसी भी जीवधारी को आसानी के साथ, क्रमबद्धता के साथ किसी भी देश में पहचाना जा सके।
दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।